बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 36 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस लेक्चर में हमने वैक्सीन की बात करनी है, वैक्सीन क्या होती है। अब देखें, बचपन में हम पोलियो कतरे पीते रहे हैं, वो भी वैक्सीन थी। आजकल भी बहुत सारी बीमारियों की जो वैक्सीन है हम करवा रहे हैं। तो वैक्सीन होती क्या है? तो वैक्सीन इंजेक्शन की फॉर्म में भी होती है और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी होती है। चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो इंजेक्शन हो। ये किस चीज़ का इंजेक्शन होता है? इस इंजेक्शन में डेड या वीकन ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कोई वायरस है जिसकी आपने वैक्सीन बनानी है, तो उस वैक्सीन के अंदर वाले जो वायरस है या तो वो डेड होगा या उसको वीक किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा ताकि वो डिज़ीज़ पैदा ना कर सके। तो उसके अंदर कोई डेड वायरस होगा या वीक वायरस होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा कर देगी। फिर ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में रहती हैं, तो जैसे ही कोई वायरस, फिर वही वायरस आपकी बॉडी के ऊपर दोबारा अटैक करेगा, तो ये जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं वो उस वायरस को क्या कर देंगी? मार देंगी। इससे आपकी बॉडी क्या होगी? उस बीमारी से सेफ़ रहेगी। तो ये वाली जो वैक्सीन है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 में। और ये सबसे पहले जो वैक्सीन ये बनाई गई है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो इसी वैक्सीन की वजह जो स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया? अब उसकी ऑब्जर्वेशन देखें उस बंदे की। हमारे पास तब दो बीमारियाँ थी, एक को हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स, दूसरी को हम कहते हैं काउ पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स एक बड़ी बीमारी है जिसमें बंदे की डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो काउ पॉक्स एक छोटी बीमारी है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। और दोनों बीमारियों में बॉडी के ऊपर क्या निकलते हैं? वो फिनसियाँ सी छाले से निकल आते हैं, उसके अंदर वो रेशा सा पड़ जाता है। तो ये वाला जो एडवर्ड जेनर था, इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी, इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन लोगों को ये काउ पॉक्स हो जाती है उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होती। अब देखें, ये उसका हाइपोथेसिस है। अब उसने अपनी इस हाइपोथेसिस को चेक करना है अपने एक्सपेरिमेंट करके कि ये आया मेरा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो इसका हाइपोथेसिस क्या है कि जिन बंदों को काउ पॉक्स हो जाती है उन बंदों को स्मॉल पॉक्स नहीं होती। अब ये उसने कैसे ऑब्ज़र्व किया? तो उसके माइंड में ये हाइपोथेसिस कैसे आया था? तो उसने देखा जो लोग ये अपने जानवरों के नज़दीक रहते हैं, जिसने गायें पालते हैं, उसके नज़दीक रहते हैं, उसका दूध जो है वो धोते हैं, जिनको मिल्क मेड कहते हैं, तो उन लोगों को काउ पॉक्स हो जाती है। क्यों काउ पॉक्स? ये गाय से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उनको काउ पॉक्स होती है, लेकिन उन बंदों को स्मॉल पॉक्स नहीं होती। अब इसने एक्सपेरिमेंट करना था इस चीज़ को चेक करने के लिए। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई बंदा अवेलेबल ही ना हो, कौन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाए? तो फिर वो एक, आप कह सकते हैं, वो एक छोटा सा बच्चा उसको मिला था जिसको हम, जो वो जेम्स फिप जिसका नाम था, ठीक है। तो इसने उस बच्चे को लिया, उसकी वालदा से बाकायदा इजाज़त ली। तो उस वालदा ने कहा कि अगर ये मेरा बच्चा मतलब इंसानियत की भलाई के लिए अगर इसकी जान भी चली है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो उसने अपना बच्चा दे दिया। इसने क्या किया? वो जो काउ पॉक्स थी उसकी जो पस थी वो उसने निकाली और उस बच्चे को लगा दी। अब उस बच्चे को काउ पॉक्स तो हो गई, लेकिन उस बच्चे को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो जैसे उसने स्मॉल पॉक्स का वो लगाई इस पास, उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो अब देखें, एक्सपेरिमेंट उसका सही हो गया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को साइंस नहीं मानती। अब इसको और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे। तब लोग तैयार हो गए, उन्होंने देखा कि बच्चे को कुछ नहीं होता, हमें भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इसने 20-25 लोग लिए, उनको पहले काउ पॉक्स की पस लगाई, उनको काउ पॉक्स हो गई, लेकिन जैसे उनको स्मॉल पॉक्स की पस लगाई तो स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। अब उसने उसकी क्या रीज़न बताई कि उसने कहा जैसे ही काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है, इसका वायरस सेम है, जिसको हम ये पॉक्स वायरस कहते हैं। तो जैसे ही वो काउ पॉक्स हम लगाते हैं, उसकी जो पस लगाते हैं, उसके रिजल्ट में उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। जैसे हम स्मॉल पॉक्स की पस लगाते हैं तो उनको वो डिज़ीज़ नहीं होती। तो इस तरह वैक्सीन के ज़रिए स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ख़त्म किया गया। अब ये देखें, जैसे ही वैक्सीन आपकी बॉडी में जाती है तो ये आपकी बॉडी में क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो आपकी बॉडी में एक, आप कह सकती हैं, टारगेट, ये ड्यूरेशन होती है तमाम एंटीबॉडी के। कुछ एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में इतनी देर रहेंगी, कुछ इतनी देर रहेंगी। जिस तरह पोलियो की हम कहते हैं कि 5 साल तक आपने पीने हैं, तो उसकी एंटीबॉडी सारी ज़िंदगी आपकी बॉडी के अंदर रहती है। जिस तरह ये मीज़ल जिसको निकल आते हैं, खसरा, तो उसकी भी एंटीबॉडी फिर सारी ज़िंदगी रहती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर फिर दोबारा वो वायरस अटैक करता है तो ये पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ उनको मार देती हैं। तो अब देखें, वैक्सीनेशन का मकसद भी यही है कि आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, और जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो ये पहले से मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं उस वायरस को मार दें। अच्छा, आपके पास जो आइडियल वैक्सीन है उसकी कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? तो ये नॉन पैथोजेनिसिटी, मतलब ये वाली जो वैक्सीन है ये पैथोजेनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये अलग से कोई डिजीज़ पैदा नहीं करनी चाहिए इसको। फिर ये इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब इसका इम्यून सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसको फ़ौरन तौर पे
इम्यून सिस्टम के सेल को वो करना चाहिए एक्टिवेट, ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें। और फिर इसकी जो एफिकेसी है, मतलब इसकी जो एफिकेसी मोर देन 90% होनी चाहिए, मतलब ये मोर देन 90% ये इफेक्टिव होनी चाहिए। और फिर इस देखिए इसकी इफेक्टिव, ये मोर इफेक्टिव भी होनी चाहिए। और फिर देखें प्रोड्यूस लॉन्ग लाइव इम्यून, इसकी जो इम्यूनिटी, इसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो लंबे अरसे तक बॉडी के अंदर रहनी चाहिए। और लास्ट पे ये लो कॉस्ट भी होनी चाहिए, मतलब हर बंदा इसको ख़रीद सके, ये ना हो कितनी महंगी हो कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो उसको परचेज़ कर सकें, गरीब की पहुंच से दूर हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।